यही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के खास शो मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका संभव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का हम राउंड अप आपके लिए लेकर आते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करके आपकी जेब पर होने वाले असर को हम बताते हैं। हमारे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। आज अंशुमान सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अंशुमान जी की आवाज के साथ अहम बड़ी खबरों को आज आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद प्रियंका। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज मनी सेंट्रल में किन खबरों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, क्योंकि क्लेम रिजेक्शन यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है इसे हम समझ लेंगे। इसके बाद जानेंगे कैसे गैर जमानती कर्ज पर आरबीआई की सख्ती बेअसर साबित हो रही है। खबर क्वांट म्यूचुअल फंड से भी है। सेबी की सख्ती के बाद उसके निवेशक उसका साथ छोड़ रहे हैं। आईसीसीएल पर हो रही है सेबी की जांच से जुड़ी हुई अपडेट को लेकर आएंगे। इसके बाद किसानों के मुद्दे पर एक बड़ी खबर है और उसका रिश्ता भी मौसम से जुड़ा हुआ है। और अंत में यूरोप में हुई एक ऐसी शुरुआत पर चर्चा करेंगे जिसके जरिए पशुपालकों से टैक्स वसूलने की शुरुआत हो रही है। तो इन तमाम खबरों पर अप टू डेट रहने के लिए और इन पर अंशुमान जी के विश्लेषण को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की तरफ से नए समन भेजे गए हैं। समन में गेमिंग कंपनियों से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में भाग लेने वाले लोगों की दिए गए कैशबैक की जानकारी उपलब्ध कराए। डीजीजीआई ने गेमिंग कंपनियों से कैशबैक को लेकर के पिछले साल अक्टूबर से अब तक की जानकारी मांगी है। अंशुमान सर, ये डीजीजीआई का ये कदम किस तरह से ये गेमिंग कंपनियों को जो है समन भेजा जो जा रहा है, ये इन्हें क्यों शक के दायरे में खड़ा करता है? प्रियंका, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ यही सवाल थे जो पिछले 1 साल से थे और कंपनियां इस बात से लगातार इनकार कर रही थी कि वो किसी तरीके का कैशबैक नहीं दे रही हैं। ये गेम केवल स्किल के या चांस के गेम है, लेकिन ये बराबर सरकार को पता है और रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी पता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ गेम खेलने वाले लोगों को उनके खातों में पैसे भेजे जाते हैं या उन्हें जीत की रकम दी जाती है। इसे हालांकि कैशबैक कहा जाता है और इसलिए अब बात वहां पहुंच गई है जहां इन कंपनियों की जांच पड़ताल शुरू होगी और इनसे हिसाब मांगा गया है कि उन्होंने कितने पैसे लोगों को दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले 1 साल के भीतर सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब ये असली वजह है या जो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे कारोबार की नब्ज है जहां डीजीजीआई ने उंगली रखी है और इससे कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आई। अगली खबर कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में क्लेम रिजेक्शन की दर घटाने को लेकर है। सीरैक की तरफ से ईपीएफओ के लिए बनाए जा रहे सेंट्रल आईटी सिस्टम में लगातार देरी हो रही है और इस देरी का कारण ईपीएफओ की ओर से सीरैक को सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी सभी जानकारी उपलब्ध नहीं कराना है। आईटी मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि सीरैक को अभी तक ईपीएफओ की ओर से कई जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर के डिजाइन और डेवलपमेंट में देर हो रही है। ईपीएफओ क्यों सीरैक को जरूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इस बात को समझते हैं अंशुमान जी से। और ऐसे में तो लगता है कि ईपीएफ का जो क्लेम रिजेक्शन करने की जो कोशिश है उसे कम करने में मुश्किल आएगी। हाँ, क्योंकि सरकार एक तरफ ईपीएफओ का विस्तार करना चाहती है और ये चाहती है कि इसका दायरा बढ़े और सारे और कंपनियों को और लोगों को इसके दायरे में लाया जाए, और दूसरी तरफ ईपीएफओ का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम नहीं बन पा रहा है। और ये भारत में सरकारी विभागों के साथ तो बड़ी पुरानी समस्या है कि सब कुछ होने के बाद, डिजिटल इंडिया के बाद भी उनके अपने तकनीकी सिस्टम समय पर नहीं बन पाते। आप जीएसटीएन के साथ ये का दौर देखिए, जीएसटीएन को बनाने में, जीएसटी नेटवर्क को बनाने में इतनी समस्या है, इनकम टैक्स का नेटवर्क बनने में इतना समय लगा और पिछले साल तक इनकम टैक्स के नेटवर्क में समस्या आती है और अब ईपीएफओ इस स्थिति में आ गया है। और होता ये कि जब ये ट्रांजिशन पर जाते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को का काम रुक जाता है। अब ईपीएफओ जहाँ फंस गया है और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने में इतनी देरी हो रही है कि लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो बचत उन्होंने की है अपने गाढ़े वक्त के लिए, उसकी वापसी होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ये थोड़ी चिंताजनक बात है कि सरकार अपने ही डिजिटल सिस्टम्स को ठीक करने में इतनी देरी लगाती है।
ओके, चलिए, तो ईपीएफओ में अगर क्लेम रिजेक्शन की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए, इसको ऑनलाइन पूरी तरह से बनाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर नहीं होंगे जब तक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें जो है वहाँ पर एक लैग रहेगा। अगली खबर, गैर जमानती कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बावजूद बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड जारी करने की ग्रोथ में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई अंत तक बैंकों की तरफ से देश में कुल 10 करोड़ 30 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और बीते एक साल की तुलना में करीब 18% की ये ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। अंशुमान जी, गैर जमानती कर्ज पर आरबीआई की सख्ती के बावजूद हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड की जो ग्रोथ है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। मुझे आश्चर्य इस बात पर कि आरबीआई गवर्नर ने भी 1 महीने पहले मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा में दावा किया था कि भारत में अनसिक्योर्ड क्रेडिट की ग्रोथ को रोकने में सफलता मिली है और इसका जोखिम कम करने में सफलता मिली है और ये जरूरी था। लेकिन जो अब आंकड़े निकल कर आ रहे हैं बिल्कुल उल्टे हैं कि क्रेडिट कार्ड पर कर्ज, क्रेडिट कार्ड के का सब्सक्रिप्शन 18% बढ़ा है। और इसका मतलब ये है कि बैंकों के लिए जो प्रोविजनिंग के नए नियम रखे गए थे, कैपिटल एडिक्वेसी के जो नए नियम रखे गए थे, उन्हें मानने के बाद भी बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिट दे रहे हैं और इस बात के लिए बराबर पुश कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लिए जाएं और लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करें। यहाँ रिजर्व बैंक की सारी कोशिशों का की बिल्कुल उल्टी तस्वीर इन आंकड़ों में दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शुरुआती महीनों में क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ या क्रेडिट कार्ड की मांग कम होगी, लेकिन अब फिर 10.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए मई तक। रिजर्व बैंक को शायद इस अनसिक्योर्ड क्रेडिट को रोकने के लिए अभी कुछ और सख्ती करनी पड़ेगी और सख्ती में आने वाले दिनों में दिखाई देगी। चीन से सस्ते स्टील का इंपोर्ट बढ़ने की वजह से देश में स्टील ट्रेड का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 2 महीने यानी अप्रैल और मई के दौरान स्टील ट्रेड का व्यापार घाटा 4,284 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के पूरे साल के व्यापार घाटे का 47% है। बीते अप्रैल के दौरान देश में स्टील इंपोर्ट करीब 37% बढ़कर 13 लाख टन दर्ज किया गया है, जबकि एक्सपोर्ट 40% घटकर 9.4 लाख टन रहा है। जब स्टील व्यापार में घाटा बढ़ रहा है तो क्या चीन से, अंशुमान जी, स्टील इंपोर्ट पर सरकार सख्ती नहीं कर सकती? देखिए, स्टील का सेक्टर हमेशा चीन से सस्ते आयात को लेकर संवेदनशील रहा है और भारत में हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का स्टील सस्ता होता है उसकी डंपिंग भारत में शुरू होती है। अमेरिका ने चीन से स्टील के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, उसके बाद ही इस बात की संभावना थी कि भारतीय बाजार में स्टील आएगा। अब यहाँ थोड़ी दुविधा की परिस्थिति है। भारत के स्टील की कॉस्ट ज्यादा है, लागत ज्यादा है। स्टील सबसे प्रमुख कच्चा माल है। भारत के हर उद्योग को, हर छोटे बड़े उद्योग को स्टील की जरूरत है और चीन का सस्ता स्टील जो कि भारत से सस्ता पड़ता है वो बाजार में आ रहा है और सरकार से रोक नहीं पा रही। चुनौती है कि क्या स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग से लगाई जाएगी और बजट में इसका की घोषणा की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार को अन्य देशों से आने वाले आयातों और निर्यातों को लेकर भी उस पर सवाल उठेगा। दुविधा ये कि स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद फिर चीन से बाकी आयातों का प्रश्न भी उठेगा। इसलिए हमें लगता है कि बजट के में सरकार की तरफ से कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं जो चीन से सस्ते स्टील की डंपिंग रोक सकते हैं। आपने बजट का जिक्र किया और हम कुछ और बजट से जुड़ी हुई खबरों को अब लेकर आएंगे अपने इस स्पेशल बजट सेक्शन में। जनरल इंश्योरेंस कारोबार करने वाली 3 सरकारी कंपनियों को इस बार बजट में सरकार से वित्तीय सहायता मिल सकती है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पटरी पर लाने के लिए सरकार बजट में 5,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च दे सकती है। अंशुमान जी, पहले तो सरकारी बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी थी, अब खबर है कि सरकार इनको सपोर्ट देने के लिए पैसे दे सकती है, ऐसा क्यों? कोई विकल्प नहीं सरकार के पास। 3 साल से इस बात की कोशिश की जा रही है कि सरकार की तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को बेचा जाए। बाजार में इनके लिए कोई ग्राहक उपलब्ध नहीं है। कई बार इसकी कोशिश हुई है और अब इन्हें सस्टेन करने के लिए बजट से कैपिटल डालनी पड़ेगी, पूंजी डालनी पड़ेगी। और ये दिखा रहा है कि ये एक और सबूत है या एक प्रमाण है कि सरकार के उपक्रमों का विनिवेश नहीं हो पा रहा है। उनको ग्राहक
नहीं मिल रहे हैं। और जनरल इंश्योरेंस मार्केट में जिस तरीके का कंपटीशन आ रहा है, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस में जिस तरह का कंपटीशन आ रहा है, ये कंपनियां उसमें काफी पिछड़ी हुई हैं। लेकिन जब तक इनको ग्राहक नहीं मिलते तब तक टैक्स पेयर के पैसे से इन्हें चलाया जाएगा और इनमें सरकार को पूंजी निवेश करना ही होगा। अगली खबर, फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए कमाई का जितना लक्ष्य रखा था उसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। आगामी बजट विनिवेश से कमाई का लक्ष्य 50,000 करोड़ रह सकता है। अंतरिम बजट में भी इतना ही लक्ष्य नजर आया था। पिछले साल सरकार ने विनिवेश से 61,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन साल भर में सिर्फ 30,000 करोड़ ही जुटाए जा सके थे। ऐसे में इस साल विनिवेश के लक्ष्य में बदलाव की संभावना नहीं लग रही है। अंशुमान जी, विनिवेश के फ्रंट पर जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं वो लग रहा है आपको कितने प्रैक्टिकल हैं? क्या सरकार उनको रीच करती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस वित्त वर्ष में अब सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट के लिए समय नहीं है, क्योंकि जुलाई है, जुलाई में बजट आएगा, उसके बाद बजट पास होगा और दिसंबर के बाद नए बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो व्यवहारिक रूप से सरकार के पास विनिवेश के लिए, बाकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 5-6 महीने का समय होगा। विनिवेश को लेकर सरकार की रफ्तार बेहद सुस्त है, कंपनियां बिक नहीं पा रही है। मैंने अभी आपको इंश्योरेंस सेक्टर का ताजा नजरिया बताया। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। विनिवेश के फंड से कुछ हिस्सा आरबीआई के डिविडेंड से भी मिल गया है, तो इस साल कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। इस बात की संभावना है कि बैंकों में जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की शर्त है, जिसे 75% रखना जरूरी है, उसे पूरा करने के लिए सरकार अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कुछ सरकारी बैंकों के इश्यूज ला सकती है, जो पोर्टफोलियो और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को बेचे जाएंगे और उससे थोड़ा पैसा मिलेगा जो निवेश के तौर पर आएगा। इसके अलावा अब कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट अगले साल ही हो पाएगा जब हमें पूर्ण बजट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर इस बार के फुल फ्लेजेड बजट में तो कुछ ज़्यादा हम चेंजेस या कुछ ज़्यादा खबरें नहीं सुनेंगे। अगले साल के बजट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ रुक करते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। फ्रंट रनिंग के आरोप में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच का सामना कर रहे क्वांट म्यूचुअल फंड के निवेशक तेजी से अपना निवेश बाहर निकाल रहे हैं। बीते 3 दिन के दौरान फंड का AUM 1% से ज्यादा घट गया है। सबसे ज्यादा बिकवाली इक्विटी स्कीम्स में देखने को मिल रही है और इस बीच क्वांट म्यूचुअल फंड के CEO ने निवेशकों से कहा है कि उनका निवेश सुरक्षित है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते ही सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के दफ्तरों में सर्च ऑपरेशन किया था। इसी खबर को और विस्तार से समझते हैं। अंशुमान जी, जब फंड हाउस पर सेबी इस तरह की जांच करते हैं तो उसके निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि थोड़े अनसेटल तो हो ही जाते हैं निवेशक कि उनका पैसा सुरक्षित है नहीं है, क्या करें? इंक्वायरी चल रही है। हम लोग लगातार क्वांट म्यूचुअल फंड पर मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि सेबी जब इस तरीके की इंक्वायरी करती है जिसमें फंड मैनेजर्स पर फ्रंट रनिंग का मामला बने, तो आमतौर पर ये काफी मजबूत मामले होते हैं और तब जाकर सेबी इस तरीके के कदम उठाती है, क्योंकि सेबी और रेगुलेटर को पता है कि इससे निवेशकों में घबराहट फैलेगी, बेचैनी फैलेगी, लेकिन पारदर्शिता का तकाजा है कि उसे करना पड़ेगा। तो क्वांट म्यूचुअल फंड फंसा हुआ है अब इस पूरे मामले में। फ्रंट रनिंग का मामला बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है और उसकी जांच भी चल रही है। तो बाजार उसकी हीट महसूस करेगा, निवेशक उसकी तपिश जरूर महसूस करेंगे। और अब धीमे धीमे जब ये इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी तो निवेशकों को, खासतौर से जो अभी रिटेल निवेशकों ने तो शायद निकलना नहीं शुरू किया होगा क्वांट से, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो निकलना शुरू हो गया होगा क्वांट से, कि उन्हें दिख रहा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड पर सख्ती और जांच किसी भी सीमा तक जा सकती है। अभी ये पता नहीं कि कौन से स्टॉक में जिनमें हुई है, लेकिन अगर धारा बढ़ता है तो फिर क्वांट म्यूचुअल फंड की बाकी स्कीमों पर भी असर पड़ेगा। खासतौर से कुछ स्कीमों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो निवेशकों के लिए विकल्प है कि या तो वो ये पूरी डस्ट सेटल होने का इंतजार करें, या वो देखें कि उनके पास अगर कोई अच्छा फंड अवेलेबल है सेम कैटेगरी में जो अच्छे विकल्पों के साथ उपलब्ध है, तो अपने निवेश सलाहकार से संदर्भ में बात कर सकते हैं। राइट, चलिए, लेकिन अब सेबी की जांच का दायरा एक और जगह जहां पर नजर आ रहा है वो है शेयर कीमतों में हेराफेरी करने की भूमिका को लेकर बाजार नियामक सेबी ने संजीव भसीन के खिलाफ जांच शुरू की है। संजीव भसीन पूर्व में IIFL सिक्योरिटीज के साथ जुड़े रहे हैं और वो कई बिजनेस न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चर्चित चेहरा भी हैं। सेबी ने जांच के तौर पर संजीव भसीन के डिजिटल डिवाइसेस को चेक किया है और सबूत जुटाए हैं। अंशुमान जी, संजीव भसीन के मामले से निवेशकों को क्या सीख लेनी चाहिए?
ये एक और मामला देखिए आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि अलग अलग जगह आपको सलाह देते हैं, और वही इसमें भी वही मामला है जो हमने इससे पहले कई और प्रसंगों में भी देखा है कि सेबी ने ऐसे विशेषज्ञों को बाद में बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए कुछ खास शेयरों में दांव लगाने की सलाह देते हुए देखा है। और ये मामले चिंता की बात है कि मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। अब 3-4 महीने में हमें कोई महत्वपूर्ण चेहरा जो कि कल तक किसी टीवी चैनल पर या कई विशेषज्ञ के तौर पर निवेशकों को निवेश की सलाह दे रहा होता था, वो सेबी की जांच के दायरे में आ जाता है और ये पता चलता है कि नहीं, उसकी सिफारिशों में, उसके कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। और इसलिए और ज्यादा जिम्मेदारी है निवेशकों की कि वो इन सलाहों से ज्यादा अपनी जानकारी पर, अपनी सूचना पर और अपने शोध पर भरोसा करें, विश्वसनीय तरीके से निवेश करें, क्योंकि ये दिक्कत अब आने वाले समय में बढ़ती जा रही है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में भी और म्यूचुअल फंड में। चलिए अगली खबर, बंधन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने बंधन समूह के संस्थापक चंद्रशेखर घोष पर ट्रस्ट को चलाने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। बंधन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को आधारहीन और गलत उद्देश्यों से प्रेरित बताया है। वेलफेयर ट्रस्ट इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की योजना भी बना रहा है। बंधन बैंक के प्रमोटर कंपनी बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज में बंधन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट की 14.6% हिस्सेदारी है। तो यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि बंधन बैंक के संस्थापक पर किस तरह के आरोप हैं। अंशुमान जी, ये थोड़ी सनसनीखेज खबर है आज की। बंधन बैंक में काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंधन बैंक में हमने बंधन बैंक के जो फाउंडर और चेयरमैन थे चंद्रशेखर घोष, उनका पिछले दिनों में इस्तीफा देखा था। बैंक के कामकाज के पुनर्गठन की बात थी और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट से ये मामला उठा है। हालांकि ट्रस्ट ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है कि किसी तरीके की अनियमितता पाई गई है, लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बंधन की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रमोटर्स के साथ सबसे बड़ा हिस्सेदार है और इस ट्रस्ट के नाम पर करीब 14-14.5% की हिस्सेदारी बंधन बैंक में मौजूद है। तो इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आरबीआई बैंकों के मामले में गंभीर भी है, तो इसलिए इस आरोप को आरबीआई शायद हल्के में नहीं लेगा और बंधन बैंक को लेकर आरबीआई की तरफ से आने वाले समय में किसी जांच की शुरुआत जरूर हो सकती है। बीएसई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेबी ने कारण बताओ नोटिस मिला है और ये नोटिस क्लियरिंग कॉरपोरेशन के इंटरऑपरेबिलिटी से जुड़े नियमों का उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आईसीसीएल ने अपराध को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना सेटलमेंट एप्लीकेशन दिया है और कहा है कि वो मामले को निपटाने के लिए उचित राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। अंशुमान जी, आईसीसीएल ने क्या गलती की थी जिस वजह से सेबी की जांच का सामना करना पड़ रहा है? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बीएसई के साथ की कंपनी है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो स्टॉक क्लियरिंग के और लेन देन का काम करती है। ऐसा माना जा रहा है कि उसने उन नियमों का उल्लंघन किया है जो एक स्टॉक एक्सचेंज की सहयोगी कंपनी के लिए वर्जित है और इसमें सेबी ने शुरुआती तौर पर कई खामियां पाई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सेबी के आरोपों को कॉन्टेस्ट नहीं किया है, चैलेंज नहीं किया है, बल्कि पूरे मामले में सेटलमेंट करने की बात कही है। तब माना जा रहा है कि कई स्टॉक्स की क्लियरिंग में, उनके ट्रांसफर में गंभीर अनियमितता हो सकती है। ओके, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छोटे और मझौले किसानों पर मौसम में बदलाव की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। किसानों पर पर्यावरण बदलाव के असर पर आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 5 वर्षों के दौरान 60% सीमांत किसानों की फसल मौसम की भेंट चढ़ गई है। देश के 20 राज्यों में 6600 से ज्यादा किसानों पर हुए सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। करीब 41% किसानों की फसल सूखे की मार से खराब हो रही है और करीब 33% किसानों की फसल बाढ़ की वजह से खराब हो रही है। इस पर एक रिएक्शन अंशुमान जी आपका, क्या छोटे किसानों पर मौसम के बदलाव का सबसे ज्यादा असर हम देखेंगे? हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय कृषि को क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा है। और अभी देखिए मोदी ने कल कहा कि भारत की मानसून अगर बिगड़ा तो भारत की साख पर असर पड़ेगा। इससे पहले तमाम रिपोर्ट्स आई हैं और कृषि पर क्लाइमेट चेंज के असर के मामले में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत में 70% किसान सीमांत मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी जोत का आकार सीमित है और उनमें भी अधिकांश किसान सबसिस्टेंस के लिए, जीविका के लिए कृषि करते हैं। इनके पास कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है जो इन्हें पर्यावरण के, मौसम की मार से, बाढ़ से, सूखे से बचा सके। और इसलिए भारतीय कृषि का
की वल्नरेबिलिटी या भारतीय कृषि की संवेदनशीलता और उसका जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि पर्यावरण के बदलाव के बाद भारत में सबसे ज्यादा नुकसान उन छोटे किसानों को हुआ है जिनके पास और कोई दूसरा विकल्प या बीमा की सुविधा नहीं है। और इस रोशनी में सरकार को छोटे और सीमांत किसानों के लिए बीमा की पूरे तौर तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण के बदलाव का असर भारतीय कृषि पर आने वाले वर्षों में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण में बदलाव का जो झटका है वो सबसे ज्यादा छोटे और सीमांत इलाकों के किसानों पर पड़ता हुआ। एडटेक कंपनी बायजूस को कॉर्पोरेट मंत्रालय से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि बायजूस के खिलाफ कंपनी कानून के तहत शुरू की गई कार्रवाई अभी भी जारी है। मंत्रालय ने पिछले साल कंपनी में विभिन्न घटनाक्रमों के मद्देनजर बायजूस के बही खातों की जांच करने का आदेश दिया था। मुश्किलें बायजूस की बढ़ती हुई और आपको क्या लग रहा है अंशुमान जी, आगे और बढ़ेंगी ही? बायजूस गहरी मुश्किल में है। बायजूस के बड़े इन्वेस्टर प्रोसेस ने इसकी वैल्यूएशन 0 कर दी है, अपना निवेश पूरी तरह बट्टे खाते में डाल दिया है और बायजूस के ऊपर समय पर रिजल्ट ना घोषित करने, अपने कामकाज को पारदर्शिता तौर पर न चलाने के आरोप लगे हैं। आश्चर्य की बात है कि इन सारी घटनाओं को लंबे समय के बाद कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ऐसा कुछ कहा है जो बायजूस के निवेशकों की और बायजूस की चिंता और ज्यादा बढ़ा सकता है। और सब माना जा रहा है कि बायजूस के खिलाफ कंपनी कानून के मामलों में जो जांच है उसके अब और तेज होने की संभावना है, क्योंकि निवेशक बायजूस का से किनारा कर रहे हैं और ये भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन ब्रांड के लिए की स्थिति होना काफी खेद वाली स्थिति है। एक और जो है ब्लू आइड स्टार्टअप, जो कह सकते हैं ब्लू आइड बॉय जो रहा स्टार्टअप वर्ल्ड का, उसका हम इस तरह से पतन देख रहे हैं। दुनिया की प्रमुख पोर्क और डेयरी निर्यातक देश डेनमार्क ने पशुपालकों के ऊपर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश होगा। नए कानून के तहत 2030 से किसानों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड पर $43 से कुछ ज्यादा का टैक्स देना होगा और इसके बदले किसानों को इनकम टैक्स में 60% की छूट दी जाएगी। ये पहला देश बन रहा है डेनमार्क ऐसा कदम उठाते हुए। अंशुमान जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? पशुपालकों पर कार्बन टैक्स ये काफी दिलचस्प घटनाक्रम है और इस पर यूरोप के किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। चूंकि डेनमार्क डेयरी उत्पादन में सबसे बड़ा देश भी है और सबसे प्रमुख देश है, तो वहाँ पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। और ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जो पशुओं से निकलने वाली पशुओं के उत्सर्जन से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पिछले दिनों में किसानों के आंदोलन भी इसको लेकर देखे हैं और इसके अगेंस्ट पूरे यूरोप में माहौल बनेगा। लेकिन डेनमार्क इसके बदले इनकम टैक्स में किसानों को छूट दे रहा है, पर लाइव स्टॉक्स पर और किसानों पर सीधे कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने का पहला मामला है। अन्य देशों में भी हमें इसे दोहराए जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो डेनमार्क से शुरू होकर दूसरे देशों में भी इस तरह के टैक्स को लगने का जो है सिलसिला हम देख सकते हैं। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपनी झटपट खबरों की तरफ। दवाओं के दाम तय करने के मौजूदा नियमों पर इंडस्ट्री के विरोध के बाद सरकार अब दवा की कीमत तय करने वाली केंद्रीय समिति में बदलाव करने की योजना बना रही है। सरकार दवा मूल्य नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार समिति का पुनर्गठन कर सकती है और ये समिति आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय करती है। भारतीय स्टेट बैंक ने 5वें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी कर दिया है। 10,000 करोड़ रुपए का ये फंड जुटाएगा। एसबीआई के इंफ्रा फंड बॉन्ड अपने बेस इशू साइज से करीब 4 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ है। एसबीआई इंफ्रा बॉन्ड को 7.36% कूपन रेट पर जारी किया गया है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और कॉरपोरेशन ने इस बॉन्ड में निवेश किया है। जापान की करेंसी येन में भारी गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले येन ने $160 का स्तर जो है वो छुआ था, जो 38 साल का सबसे निचला स्तर है। येन में इस गिरावट की वजह डॉलर की मजबूती को माना जा रहा है। संभावना है कि गिरावट को रोकने के लिए जापान का केंद्रीय बैंक मध्यस्थता कर सकता है। अंशुमान जी, आपका एक टेक इन झटपट खबरों में आपको कौन सी खबर जो है वो दिलचस्प लग रही है?
येन की गिरावट महत्वपूर्ण है। लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि जापान की करेंसी में इतना तेज रिएक्शन आया, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, और उसके बाद डॉलर में मजबूती दिखाई दी है। जापान की दुविधा यह है कि येन की कमजोरी के साथ जापान में महंगाई के बढ़ने की संभावना है। हालांकि जापान लंबे समय तक से महंगाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब येन की कमजोरी के साथ जो महंगाई बढ़ेगी वो जापान के लिए मुश्किल बनेगी। जापान का केंद्रीय बैंक इसमें दखल कैसे देगा, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। लगभग पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों की निगाहें इस पर है, क्योंकि जापान का केंद्रीय बैंक ने अभी तक ब्याज दरें बढ़ाई नहीं है। लंबे समय बाद जापान में पिछले साल के अंत में ब्याज दरों को शून्य पर लाया गया था, लेकिन अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन इस तरह से रहा तो फिर जापान के केंद्रीय बैंक को दखल देना होगा, ये देखने वाली बात होगी। येन का डिवैल्यूएशन अगले कुछ दिनों में दुनिया की अन्य मुद्राओं पर भी असर करेगा। इसी के साथ अंशुमान जी, शुक्रिया आपका, जल्दी पहुंचिए आप वापस स्टूडियो, आपका इंतजार रहेगा सर, शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ आज की मनी सेंट्रल में हम आपसे ही इजाज़त लेते हैं। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।